नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पिछले 22 जून से 28 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का संबंध किससे है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला से। कुछ दिन पहले इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया था। उसी हमले के बीच में अमेरिका द्वारा भी ईरान पर हमला किया गया और अमेरिका द्वारा जो ईरान पर हमला किया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा हमला किया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर द्वारा अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया। वो 3 प्रमुख परमाणु ठिकान कौन कौन से हैं? फोर्डो, नातांज और इस्फहान। इन तीनों जगहों पर जो ईरानी परमाणु सुविधाओं के केंद्र थे वहाँ पे अमेरिका ने इन तीनों जगहों पर हमला कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल हमला किया था पाकिस्तान पर, जो पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमला किया था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इजराइल ने ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ने किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत। और ईरान ने इस राइजिंग लाइन ऑपरेशन का जवाब दिया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत ईरान ने हमला किया था इजराइल पर और अमेरिका ने इसी बीच में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा ईरान पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन का पद किसने संभाला है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शिव सुब्रमण्यम रमन ने हाल ही में पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरपर्सन का पद संभाल लिया है। ये दीपक मोहंती का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप 2025 भारत में आयोजित किए जाएंगे। यह जो आयोजन होगा 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भारत में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक लोगो और शुभंकर जारी किया है। उसके लोगो और शुभंकर का नाम रखा गया है विराज। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लोगो और शुभंकर का नाम रखा गया है विराज। विराज जो है एक युवा हाथी है। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत में आयोजित किया जाएगा। यह 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और भारत ने इस विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए आधिकारिक लोगो जारी किया है, शुभंकर जारी किया है, जिसका नाम रखा गया है विराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए। सेना देशों में कौन कौन से देश सेना देशों में शामिल है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को सेना देश कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को सेना देश कहा जाता है। सेना का अर्थ है दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो क्रिकेट में सेना देशों के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सेना देश इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये देश क्रिकेट खेलने के लिए कठिन परिस्थितियों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि इन देशों में क्रिकेट खेलने के लिए तेज और उछाल वाली पिचें, ठंडा मौसम होती हैं जो एशियाई टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा भारतीय पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो तीसरा भारतीय पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा बना है। हाल ही में तीसरा भारतीय पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा बन गया है। त्रिपुरा मिजोरम और गोवा के बाद से तीसरा भारतीय राज्य बन गया है जो कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य का इसे दर्जा दिया गया है। कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य मतलब कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच 95% साक्षरता के राष्ट्रीय मानक के अनुसार इन्हें पूर्ण कार्यात्मक
का दर्जा दिया जाता है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो त्रिपुरा बना है तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य। पहला बना था मिजोरम, दूसरा बना था गोवा और तीसरा बना है त्रिपुरा। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री का नाम है माणिक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिला में पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नवादा में। हाल ही में बिहार के नवादा जिला में बिहार के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार में एक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित राज्य के पहले परमाणु संयंत्र की घोषणा की, जो कि नवादा जिला में स्थापित किया जाएगा। इसे केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया था। नवादा जिला के राजौरी में यह लगाया जाएगा परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी ग्रुप ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो गुजरात राज्य में शुरू किया है। ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसने शुरू किया है? तो अडानी ग्रुप ने शुरू किया है, भारत के गुजरात राज्य में शुरू किया है और यह भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। गुजरात के कच्छ में देश के पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है। यह अत्याधुनिक संयंत्र पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में क्रिस्टी कोवेंट्री को शपथ दिलाई गई है। क्रिस्टी कोवेंट्री का संबंध किस देश से है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने अपना पहला महिला अध्यक्ष चुना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने अपना पहला महिला अध्यक्ष चुना है और यह जो महिला अध्यक्ष चुना है, यह पहली बार अफ्रीका का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन रहा है। तो पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में क्रिस्टी कोवेंट्री को शपथ दिलाई गई है और ये किस देश की हैं? तो जिम्बाब्वे की हैं। जिम्बाब्वे की तैराक हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, जिन्हें IOC अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें शपथ दिलाई गई है और यह अफ्रीका के तरफ से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहले ये व्यक्ति हैं, पहली महिला हैं। तो क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक रही हैं। इन्होंने थॉमस वाक का स्थान लिया है, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे थॉमस वाक, इनका स्थान लिया है क्रिस्टी कोवेंट्री ने। विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में जाम्बेबी नदी पर स्थित है। जब जिम्बाब्वे की बात हो रही है तो जिम्बाब्वे में है विक्टोरिया फॉल्स, अर्थात यह जो विक्टोरिया फॉल्स है जिम्बाब्वे में जाम्बेजी नदी पर स्थित है और इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया है। जिम्बाब्वे की प्रमुख जनजाति का नाम है सोना, वहाँ की लगभग 85% जनसंख्या सोना जनजाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सही उत्तर 115। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी की गई, जिसमें भारत की रैंकिंग 115वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जो कि 19वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो 19वां संस्करण है। वैश्विक शांति सूचकांक का 19वां संस्करण 2025 में जारी किया गया। दुनिया में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति का सबसे बड़ा यह मापक बना हुआ है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित, सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो सिडनी में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा विकसित यह सूचकांक 163 देशों के बीच मूल्यांकन करती है और इस मूल्यांकन में भारत को 115वां स्थान मिला है। शीर्ष देश जो बना है आइसलैंड बना है, अर्थात आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है और सबसे अशांति वाला देश रूस को घोषित किया गया है। सबसे अशांति वाला देश रूस को घोषित किया गया है, जबकि भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2024 में भारत का स्थान 116वां था, अर्थात भारत एक स्थान ऊपर चढ़ा है, अर्थात भारत को एक स्थान का फायदा हुआ है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला
किस रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पहुंचे फाल्कन 9 रॉकेट से। भारत के शुभांशु शुक्ला फाल्कन 9 रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, जो अंतरिक्ष यात्री के रूप में एक्सियोम मिशन 4 के तहत 14 दिनों की यात्रा पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। उनके साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री भी गए हैं। वे SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित एक सुधारात्मक शिक्षा पहल विद्या शक्ति की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो सरकारी स्कूल में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए विद्या शक्ति नामक एक पहल शुरुआत की गई है। और यह जो पहल शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है विद्या शक्ति। यह जो विद्या शक्ति है सरकारी स्कूल में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए यह लाभदायक है। तो विद्या शक्ति आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन रिमेडियल शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों में धीमे सीखने वाले छात्रों को मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक लॉन्च की जाएगी? जनवरी 2026 तक लॉन्च की जाएगी भारत की पहली क्वांटम वैली। भारत की पहली क्वांटम वैली कब तक लॉन्च की जाएगी? तो जनवरी 2024 तक लॉन्च की जाएगी। यह कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो अमरावती में लॉन्च की जाएगी। अमरावती कहाँ है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली लॉन्च करने की योजना बनाई गई है और यह वर्ष 2026 जनवरी 2026 तक इसे लॉन्च करने की योजना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना जनवरी 2026 तक करने की योजना है। यहाँ मतलब इस क्वांटम कंप्यूटिंग वैली में रतन टाटा इनोवेशन हब की साझेदारी से युवाओं को क्वांटम स्किल में प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनने के लिए, देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड जारी करने के लिए ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट जारी की गई है। और ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है टाटा ग्रुप। कौन सा ग्रुप बना है? तो टाटा ग्रुप देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। देश के 5 सबसे मूल्यवान ब्रांड में टाटा ग्रुप पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर इन्फोसिस का स्थान है, तीसरे स्थान पर HDFC समूह आया है और चौथे स्थान पर LIC है और 5वें स्थान पर है एयरटेल। चौथे स्थान पर LIC है, अर्थात सार्वजनिक उपक्रम का क्षेत्र LIC, सार्वजनिक उपक्रम कंपनी LIC मतलब सरकारी कंपनी है LIC, जो भारत के 5 सबसे मूल्यवान ब्रांड में अपना स्थान बनाया है और यह चौथा स्थान बनाया है, जबकि भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है टाटा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ब्राजील में। इफ्को भारत की कंपनी है जो कि भारत में नैनो उर्वरक का निर्माण करती है। तो इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो यह ब्राजील में स्थापित किया है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संघ इफ्को, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संघ इफ्को ने ब्राजील में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह रणनीतिक पहल ब्राजील की कंपनी नन ऑफर्ट के साथ ये से साझेदारी की गई है इफ्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है केरल में। भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है केरल में। केरल राज्य वन्य जीव बोर्ड ने अलरम अभ्यारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया है। तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ घोषित किया गया है? केरल में घोषित किया गया है। किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो अरलम अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। किन्नूर जिले में, या केरल के किन्नूर जिले में स्थित है अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पराग जैन को। हाल ही में पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये रवि सिन्हा की जगह इन्होंने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषिनी किस मंत्रालय के द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संचालित भाषा अनुवादक मंच है? अर्थात भाषिनी जो है यह एआई के द्वारा संचालित किया गया भाषा अनुवादक अर्थात लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग प्लेटफॉर्म है। यह भाषिनी जो है यह किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? तो सही उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के द्वारा भाषिनी विकसित किया गया है। भाषिनी जो है एआई संचालित ट्रांसलेटर है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भाषिनी के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है भारतीय राज्यों में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना और समावेशन को बढ़ावा देना। भाषिनी का मतलब होता है भारत के लिए भाषा इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता कम करने के लिए नवगठित पैनल का प्रमुख किसे बनाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विनीत जोशी को। हाल ही में विनीत जोशी को एक पैनल का प्रमुख बनाया गया है। यह पैनल कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता कम करने के लिए गठित किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता कम करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की समीक्षा करने के लिए विनीत जोशी के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है। विनीत जोशी अभी वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष हैं और विनीत जोशी की अध्यक्षता में जो पैनल गठन किया गया यह 9 सदस्यीय एक पैनल गठन किया गया है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया है। यह पैनल कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता कम करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जारी की है अंकटाड ने। अंकटाड अर्थात व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जारी की है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए शीर्ष वैश्विक गंतव्यों में 2024 में 15वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2023 में यह 16वें स्थान पर था। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष वैश्विक गंतव्यों में भारत 15वें स्थान पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जो कि अंकटाड के नाम से जाना जाता है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में इसकी जानकारी दी गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार 13वें वर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला शीर्ष गंतव्य बना हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला शीर्ष देश बना हुआ है, जबकि भारत 15वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 जारी किया गया और इसमें भारत का रैंक 99वां है। भारत पहली बार हुआ है कि SDG लक्ष्य में भारत अंडर 100 में पहली बार आया है। भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में 67 अंकों के साथ 99वें स्थान पर पहुंच गया। यह पहली बार है जब भारत 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों देशों में अंडर 100 में शामिल हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या है 193। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त पर है। फिनलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत को प्राप्त हुआ है 99वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा एक्सप्रेसवे AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे है? भारत का कौन सा एक्सप्रेसवे AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला एक्सप्रेसवे बना है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी द्वारिका एक्सप्रेस। भारत का पहला एक्सप्रेसवे द्वारिका एक्सप्रेसवे बना है, जो AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस है। द्वारिका एक्सप्रेसवे भारत की पहली
एक्सप्रेसवे बन गई है, भारत की पहली सड़क बन गई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से सुसज्जित है। इस परियोजना का क्रियान्वयन भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्मार्ट तरीकों का एक सेट है जिसमें सड़कों पर यातायात दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। इस परियोजना में उन्नत ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल प्रणालियों के साथ 30 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। ग्रीन डेटा सेंटर में 30 मेगावाट क्षमता, ऊर्जा कुशल डिजाइन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और वर्षा जल संचयन और स्मार्ट कूलिंग जैसी पर्यावरण अनुकूल प्रणालियां इसमें शामिल की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आधिकारिक रूप से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का शेड्यूल जारी किया है। यह टूर्नामेंट जो है 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया का दौरा किया, इसकी राजधानी कौन सी है? तो क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में क्रोएशिया का दौरा किया था। क्रोएशिया मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है, एड्रियाटिक सागर के किनारे पर बसा हुआ देश है जिसकी राजधानी है जाग्रेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया। हाल ही में भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत 100% सरकारी स्वामित्व वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा दिया गया है जो कि देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन में आईपीपीबी के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। अर्थात इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के योगदान को स्थापित करने के लिए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक को, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था नीदरलैंड में, नीदरलैंड के दहेग में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। नाटो का गठन हुआ था 1949 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है जहां पे नाटो का मुख्यालय है। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में वर्तमान में 32 सदस्य देश शामिल हैं और ये जो देश हैं यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 की मेजबानी करेगा? विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी का अधिकार भारत को प्राप्त हुआ है। भारत इस प्रतिष्ठित द्विवार्षिक आयोजन की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश होगा। अर्थात विश्व पुलिस अग्निशमन खेलों का जो मेजबानी 2029 में भारत करने वाला है। भारत यह जो टूर्नामेंट होता है यह 2 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। भारत पहला दक्षिण एशियाई देश होगा जो 2029 में विश्व पुलिस अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा। यह खेल गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित किए जाएंगे। यह खेल गुजरात राज्य में आयोजित किया जाएंगे। गुजरात के 3 स्थानों पर, अहमदाबाद में, गांधीनगर में और एकता नगर में ये खेल आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के रक्षा मंत्रियों के बैठक में
भारत ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिससे यह बैठक बिना किसी सहमति के समाप्त हो गई। बिना किसी सहमति के समाप्त हो गई। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एससीओ। भारत एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में, भारत ने एससीओ रक्षा मंत्री समूह की बैठक में संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। यह जो एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही थी चीन के किंगदाओ में, चीन के किंगदाओ शहर में संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। एससीओ की बैठक में संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख कमजोर हो जाएगा, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा, क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं किया गया था, जिसमें 22 अप्रैल को 26 लोग मारे गए थे। भारत में पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे और चीन के किंगदाओ शहर में संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था, उसमें इस पहलगाम हमले का जिक्र तक नहीं किया गया था, जिसके कारण रक्षा मंत्री ने इस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। धन्यवाद।